हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी डिप्लोमा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, साथ के साथ सीबीएसई और पंजाब बोर्ड के 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से देखा जाए तब भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे इस साल जेई मेंस का जो पेपर हुआ है अभी मार्च के अंदर, उसमें भी इसके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हुए हैं। देखें, मेटलर्जी चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, हमें ये देखना है कि हम किसी भी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेटल की बेसिकली हमें क्या पढ़नी है, एक्सट्रैक्शन। अब किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं दो फॉर्म में, एक नेटिव फॉर्म और एक कंबाइंड फॉर्म। नेटिव फॉर्म का मतलब आप समझ सकते हैं नेचुरल, बिना किसी के अटैक के। बिना किसी के अटैक का मतलब कि कोई ऑक्सीजन, कार्बन, मॉइस्चर किसी अटैक के बिना जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे गोल्ड नेचर में एग्जिस्ट करता है एज गोल्ड, प्लेटिनम ये नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कंबाइंड के अंदर फर्दर कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो रिड्यूस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, जितने भी आप मेटल देखो, जैसे मान लो आयरन, आयरन नेचर में एग्जिस्ट करता है एज हेमेटाइट, एज मैग्नेटाइट। जिंक एग्जिस्ट करता है एज जिंक सल्फाइड, मीन्स ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, इसमें आयरन +3 स्टेट में है, इसके अंदर आयरन +8/3 स्टेट में, या इसमें कह लो आप मिक्स्ड ऑक्साइड है जिसके अंदर +2 और +3 स्टेट में है, ये +2 स्टेट में है। जो मेटल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर, जो नॉन मेटल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर। जैसे क्लोरीन एग्जिस्ट करेगा एज क्लोराइड इन NaCl। यहाँ तक एक बार फिर देखें, मेटल्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। नेचर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास दो फॉर्म में हैं, नेटिव और कंबाइंड। नेटिव का मतलब है अनरिएक्टिव फॉर्म। नेटिव फॉर्म में मेनली अनरिएक्टिव मेटल्स ही होंगे, जैसे गोल्ड या सिल्वर, या फिर आप ये कह सकते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, इसके बाद आपके पास कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म फिर दो तरह से, मेटल्स के लिए ऑक्सीडाइज फॉर्म, नॉन मेटल्स के लिए रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो आपको यहाँ पर अब करनी है वो है बहुत ही इजी और बहुत ही मेन टर्म, व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स जिनको आप ये भी बोलते हैं खनिज पदार्थ। प्योर हिंदी का वर्ड लिखा है मैंने, खनिज पदार्थ। बेसिकली मिनरल्स क्या हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कोई भी मेटल है, जैसे मान लीजिए आयरन है, तो आपको ज़मीन के नीचे लोहा नहीं मिलेगा, आपको ज़मीन में जो आयरन है वो फॉर्म में मिलेगा ऑक्सीडाइज्ड, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, पायराइट। नेचर में कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज मिनरल। मिनरल इज नेचुरली अक्रिंग फॉर्म in which an element exists in the earth crust। कोई भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बोला आपको आयरन। आयरन एग्जिस्ट करता है एज हेमेटाइट, आयरन एग्जिस्ट करता है एज मैग्नेटाइट, आयरन एग्जिस्ट करता है एज सिडराइट और आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को ये भी बोलते हैं फूल्स गोल्ड। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडराइट FeCO3, फूल्स गोल्ड इज FeS2। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कॉपर, कॉपर एग्जिस्ट करता है एज कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होगा CuFeS2। इसी तरह इसकी अलग अलग और फॉर्म्स हैं, मेलाकाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस,
मेलाकाइट होता है आपके पास CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, क्यूप्राइट Cu2O Cu2S। सो इनके आप फॉर्मूलेज भी रिमेंबर कर सकते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करता है एज बॉक्साइट, एज क्ले। जिंक एग्जिस्ट करता है एज जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और जिनसाइट। सो हर मेटल के लिए आपके पास अलग अलग फॉर्म्स हैं। एल्यूमिनियम की भी आपको लिख देता हूँ। एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करेगा एज बॉक्साइट, एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करेगा एज क्ले। जिंक एग्जिस्ट करेगा एज जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और जिनसाइट। सो ये एक मेटल की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। अब अगली टर्म जो इसके अंदर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है ओर। ओर क्या होता है? ओर इज मिनरल। ओर एक मिनरल ही है फ्रॉम विच मेटल कैन बी extracted conveniently and economically। मतलब आसानी से और सस्ते तरीके से जिसमें आप मेटल को निकाल सकें, उस मेथड को आप बोलेंगे या उसको बोलेंगे मिनरल को ओर। सो इसका मतलब समझो, जैसे मान लीजिए आपके पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के दो आपके पास क्या हैं? मिनरल्स। ये दोनों मिनरल हैं। इसमें से अगर आपको एल्यूमिनियम निकालना है देन बॉक्साइट इज़ द बेटर ऑप्शन। बॉक्साइट में से और मतलब बॉक्साइट में से मेटल आसानी से और इकोनॉमिकली निकल जाएगा, जबकि क्ले में से एल्यूमिनियम को निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ आयरन, तो आयरन के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली हेमेटाइट। आयरन के लिए हम सिडराइट ज़्यादा यूज़ नहीं करते, आयरन पायराइट भी कम यूज़ करते हैं। इसी तरह जिंक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जिंक ब्लेंड। कॉपर के लिए यूज़ करते हैं कॉपर पायराइट। मतलब मैं एक ये लाइन कह सकता हूँ, देखो, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। इस लाइन को समझिए। मैंने ये बोला कि ओर मिनरल तो पक्का ही है, पर मिनरल ओर है ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे एल्यूमिनियम के आपके पास मिनरल कौन कौन से हैं? बॉक्साइट और क्ले। दोनों मिनरल हैं, पर एल्यूमिनियम का जो ओर है वो कौन है? बॉक्साइट। बॉक्साइट में से आसानी से एल्यूमिनियम निकल जाएगा। सो ओर मिनरल है, ओर इज मिनरल। बट जो क्ले है, क्ले सिर्फ मिनरल है, इसमें से मेटल नहीं निकलता, सो क्ले ओर नहीं है। ये कंसेप्ट समझाया आपको? फिर दोबारा सुनिए। जो बॉक्साइट है वो मिनरल है और ओर ऑफ एल्यूमिनियम वो भी बॉक्साइट है, यानी कि जो ओर है वो मिनरल है। अब क्ले मिनरल है पर क्ले ओर नहीं है, क्योंकि क्ले में से हम एल्यूमिनियम है उसमें, पर उसमें से आसानी से और इकोनॉमिकली हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्ले मिनरल है, ओर नहीं है, बट बॉक्साइट मिनरल भी है और ओर भी है। तो अब इस लाइन को रिलेट कर लो कि सारे ओर्स मिनरल हैं बट सारे मिनरल्स ओर नहीं है। जो ओर है वो तो पक्का मिनरल है ही है, बट मिनरल में से ज़रूरी नहीं है कि मेटल आसानी से निकल सके। सो ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद अगली टर्म आती है आपके पास मेटलर्जी। सो मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी एक प्रोसेस है ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कहाँ से? फ्रॉम इट्स ओर। कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। सो आसानी से और सस्ते तरीके से अगर हम मेटल को निकाल सकें, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। अब मेटलर्जी के अंदर स्टेप्स क्या हैं? किस तरह से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ऐसे थोड़ा ना है कि अपने ज़मीन से बस कोई भी मिनरल निकाला और उसमें से मेटल निकल गया।
इसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो उस लंबे प्रोसीजर के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स का मैं आपको एक समरी चार्ट देता हूँ। सबसे पहला स्टेप इसके अंदर होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर का मतलब क्या है कि जो ओर है वो ज़मीन के नीचे बहुत बड़े बड़े जो पत्थर हैं उस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, रॉक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उनको आप निकालोगे, निकाल के उसको पहले क्रश करोगे ताकि बड़े पीस से छोटा पीस हो जाए, फिर उसको आप क्या करोगे, पीस दोगे। इस मेथड को ये भी बोलते हैं पल्वेराइजेशन। पीस के आपके पास क्या बनेगा, पाउडर्ड ओर। ये फर्स्ट स्टेप में होगा ये सारा काम। देन जो सेकंड स्टेप आपके पास, इस स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर मतलब है आपके पास ओर को साफ करना। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन कह लो या इसका दूसरा नाम है बेनिफेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ओर को आपको साफ करना है बस। ओर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन इम्प्योरिटीज़ को आपको रिमूव करना है। इसके अंदर फिर फर्दर अलग अलग मेथड आएंगे, जैसे आप पढ़ोगे हैंड पिकिंग, थोड़ा बहुत आपने 9th-10th में भी सुना होगा इसके बारे में, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फिर आपने सुना होगा एक मेन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फिर एक आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। देन एक ये नया है इस साल, लीचिंग। तो ये सारा सब पार्ट हैं ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। थर्ड पार्ट जो आपके पास वो है, अब आपके पास यहाँ था पहले और बड़े बड़े पीस, उसके बाद आपने उसको पीस के पाउडर बना दिया। पाउडर ओर को आपने साफ कर लिया। साफ करने के बाद कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, यानी कि इसके अंदर बेसिकली आप पढ़ेंगे रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये आपने 10th में सुना होगा या 9th में सुना होगा। और थर्ड स्टेप के ही बी पार्ट में होगा रिडक्शन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू क्रूड मेटल। इसके अंदर 10th लेवल तक आपने सुना होगा स्मेल्टिंग, और अब हायर लेवल पे इसके अंदर आएगा एलिंगम डायग्राम। देन फोर्थ स्टेप जो है आपके पास, ये क्रूड मेटल का मतलब होता है कच्चा। अभी इस मेटल के अंदर थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज़ है। यहाँ तो मेटल नहीं था, यहाँ आपके पास था ओर, मतलब मिनरल। मिनरल में से आपने ओर बना, मिनरल था, मिनरल में से आपने क्या लिया, बड़े बड़े पीस, उसकी आपने की क्रशिंग, फिर की आपने ग्राइंडिंग, उसको आपने किया साफ। तो यहाँ पर अभी ओर साफ हुआ है। अब ओर को आपने बनाया ऑक्साइड, और यहाँ पर ऑक्साइड से बना मेटल, पर मेटल अभी भी प्योर नहीं है, इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज़ हैं। तो फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा आपके पास, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। ये जो कच्चा है आपके पास मेटल, इसको आप और प्योरीफाई करेंगे। इसको प्योरीफाई करने के लिए फर्दर आपके पास जो मेथड है उसके अंदर कुछ फेमस नेम है, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, देन जोन रिफाइनिंग, देन वेपर फेज रिफाइनिंग, देन क्रोमेटोग्राफी, एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सो ये आपके पास हो गई कंप्लीट समरी। अब एक बार मैं समरी रिपीट कर दूं। सबसे पहले आपने ज़मीन में से, अर्थ क्रस्ट में से जो ओर निकाला, उसको आपने किया क्रश, बड़े बड़े पीस से आपने बनाए छोटे पीस, देन आपने उसको किया ग्राइंड।
ग्राइंड करने के बाद आपने उसकी की कंसंट्रेशन या बेनिफिकेशन, या सिंपल कह सकते हैं आपने ओर को क्या किया, साफ़ करने के लिए आपके पास अलग अलग टेक्निक्स हैं, इनके बारे में डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके पास ओर साफ़ हुआ है, मेटल नहीं बना अभी, ओर है ये। अब अगले स्टेप में ओर को हम कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड में, ये आपने सुना होगा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपके पास मेटल ऑक्साइड बना उसको रिड्यूस करके बनाएंगे क्रूड मेटल। ये आपने 10th तक सुना होगा स्मेल्टिंग, ये भी डिटेल अभी पढ़ेंगे। अब अगला काम ये है कि आपके पास मेटल तो बन गया, पर अभी मेटल पूरी तरह से प्योरीफाइड नहीं है। सो मेटल को प्योरीफाई करने के लिए आपके पास फिर से ये 6 प्रोसेस हैं: डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। 2 मेरे को लगता है नज़र नहीं आ रहे, मैं दोबारा बोलता हूँ, क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सो ये है इस चैप्टर की फुल समरी। अब हम स्टेप वाइज स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में तो कुछ समझाने वाला नहीं है, आपके पास बड़ी बड़ी आप ऐसे कह सकते हैं कि मशीन्स हैं, कह लीजिए पल्वेराइज़र हैं, बड़ी बड़ी मिल्स हैं, चक्की समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर आपने क्या डाला, और के बड़े बड़े पीस बड़े से क्या हो गए छोटे, और उसको फिर आपने क्या कर दिया, पीस दिया, और पीस के क्या बन गया उसका पाउडर। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर कुछ नहीं है, और सिर्फ आपने क्या करना है, ओर को पीस के पाउडर बनाना है। पाउडर बनने के बाद अब साफ़ सफाई के लिए अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग प्रिंसिपल हैं। इनमें से आप देखिए हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये कब यूज़ होना है, इसका प्रिंसिपल क्या है। आप लोग घर में अगर दाल बना रहे हैं या चावल बना रहे हैं, तो दाल या चावल बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको साफ़ करते हैं। साफ़ करने का मतलब है कि उसके अंदर कोई छोटे मोटे कंकर के पार्टिकल्स हैं, स्टोन पार्टिकल्स हैं छोटे, उनको हम अपनी आँखों से देख के बाहर निकाल देते हैं। यूज़ क्या कर रहे हैं उसके अंदर, हाथ। सो मेथड क्या हो गया, हैंड पिकिंग। अब वो मेथड मैंने अप्लाई क्यों किया, क्योंकि मेरे को इम्प्योरिटी साफ साफ आँखों से नज़र आ रही है। इम्प्योरिटी का साइज़ इतना है कि वो आराम से देखी जा सकती है और हाथ से उठाई जा सकती है, तब हम मेथड यूज़ करेंगे हैंड पिकिंग। सो ये बहुत सिंपल, इसीलिए ज़्यादा ये यूज़फुल मेथड मतलब इम्पॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सेकेंड नंबर पे जो आपके पास मेथड है दैट इज़ हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग का भी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा दाल को आप या चावल को हाथ से साफ़ करने के बाद उसको पानी में भिगोते हैं। उसको पानी में हम इसलिए भिगोते हैं कि कुछ ऐसे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जो हमारी आँख देख नहीं पाती, या हम इतने बारीक पार्टिकल्स को उठा नहीं पाते। तो वो जो हल्के पार्टिकल होते हैं इम्प्योरिटीज़ के, वो पानी में ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। जो ओर है वो नीचे हल्का, ओर नीचे भारी है और ऊपर इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, हल्की। मतलब ये वाला मेथड हम कब यूज़ करेंगे, व्हेन ओर इज़ हैवी एंड इम्प्योरिटीज़ आर लाइटर। तो आप पानी डालेंगे, पानी डालने से क्या होगा, सारी की सारी जो इसकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो हवा पानी में ऊपर क्या करेंगी, फ्लोट। फिर आप एक पाइप के प्रेशर से कह लीजिए उस इम्प्योरिटीज़ को वेव ऑफ कर सकते हैं, साइड में भेज सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, मतलब ओर क्या हो गया, साफ। सो पहले 2 मेथड में इसमें आप देख के निकाल सकते हैं, इसमें वो वाली इम्प्योरिटीज़ निकलेंगी विच आर लाइटर देन द ओर, हल्की वाली सरफेस के ऊपर आ जाएंगी। थर्ड से पहले आपको मैं फोर्थ करा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब या तो ओर या फिर उसकी इम्प्योरिटी दोनों में से कोई एक चीज़ क्या है, मैग्नेटिक है। अगर ये मैग्नेटिक होगी तो क्या होगा, आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये आपके पास एक मैग्नेटिक रोलर है, इसके ऊपर बेल्ट है, जैसे आपने किसी आटा चक्की पे भी देखा होगा। यहाँ से हम इसके अंदर भेज रहे हैं पाउडर्ड ओर। पाउडर्ड ओर धीरे धीरे इस बेल्ट पे घूमता हुआ इधर की तरफ आएगा। अब यहाँ पर नीचे हमने लगाए होंगे 2 बॉक्स, एक फॉर मैग्नेटिक
एक फॉर नॉन मैग्नेटिक। क्योंकि रोलर मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक पार्ट इसके साथ इसमें आएगा, जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट है वो दूर चला जाएगा। सो ओर और इम्प्योरिटी दोनों आसानी से क्या हो सकते हैं, इससे सेपरेट। सो ये भी एक काफ़ी इजी मेथड है। नेक्स्ट मेथड जो है फ्रोथ फ्लोटेशन, वो देखिए। फ्रोथ फ्लोटेशन भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है, और ये यूज़ किसके लिए होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेनली सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, सल्फाइड और के लिए यूज़ होगा। इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि सरफेस ऑफ सल्फाइड और इज preferentially wetted by oil, not by water। अब आप इस चीज़ को समझिए, जो ओर है उसके ऊपर क्या लग गया, ऑयल। ऑयल लगने की वजह से जो आपका ओर है वो क्या हो जाएगा, लाइट, और जो इम्प्योरिटी है उसके साथ लगेगा वाटर। वाटर क्या होता है, हैवी। सो ओर के पार्टिकल लाइटर है, दे विल फ्लोट, और जो इम्प्योरिटी है उसके साथ लग गया वाटर, वो हैवी है, इट विल सेटल डाउन। सो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। प्रोसीजर में करना क्या है वो सुनिए आप ध्यान से। आपने लिया मान लीजिए जिंक सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड का जो एक सस्पेंशन बना के, सस्पेंशन मतलब उसको पानी के अंदर पाउडर को डिज़ोल्व करके आपको एक आयरन टैंक के अंदर डालना है। उस टैंक के अंदर काफ़ी अमाउंट में पानी है, और साथ ही साथ उसके अंदर हम डालते हैं कोलेक्टर, और एक हम डालते हैं फ्रोथ स्टेबलाइज़र। कोलेक्टर इसके अंदर डलता है पाइन ऑयल या फिर सोडियम या पोटाशियम जेंथेट। बेसिकली ये क्या है, ऑयल है। बोर्ड्स के अंदर इसका क्वेश्चन भी आया कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर का फंक्शन ये है कि ये प्रेफरेंशली वेट करेगा ऑयल को, प्रेफरेंशली वेट करेगा ओर को विद ऑयल। पाइन ऑयल है ना, ये ऑयल क्या करेगा, ओर को वेट कर देगा और उसके सरफेस के ऊपर ये पानी लगने नहीं देगा। मतलब इट इन्हांस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर विद वाटर। ध्यान से फिर सुनिए, ओर के सरफेस के ऊपर पानी को नहीं लगने देगा, ओर के सरफेस के ऊपर ये खुद लगेगा, जिस वजह से पानी टच नहीं होगा। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके कुछ खरोच लगी हुई है, स्किन छिली हुई है, आप नहा रहे हो, उसके ऊपर पानी डल रहा है, आप क्या करो, पहले उसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल अप्लाई कर लो, और अब आप नहाओ या उसके ऊपर पानी डालो, तो वो पानी उस चोट के साथ टच नहीं होगा, क्योंकि जो सरफेस ऑफ जो आपका जख्म है, वाउंड है, वो प्रेफरेंशली वेट हो गया किससे, बाय ऑयल, नॉट बाय वाटर। फ्रोथ इसके अंदर, जब हम इसके अंदर एक रॉड होगी, उसको आप वायलेंटली एजिटेट करेंगे, इसमें झाग बनेगी। फ्रोथ स्टेबलाइजर डालते हैं इसके अंदर, एनिलीन या फिर क्रिसोल, ताकि इसके अंदर झाग काफ़ी देर तक बनी रहे। झाग बनने से और सल्फाइड और के सरफेस पे तेल लगने से हल्का होने की वजह से ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज करेगा। मतलब जो ओर है विल कम अप इन द फ्रोथ, ओर विल कम अप इन द फ्रोथ। ओर क्या आ गया अब अपने पास, ऊपर। अब ऊपर फ्रोथ के अंदर ओर आ गया। फ्रोथ को आप हाथ से कह लीजिए या किसी और चीज़ से सेपरेट कर लेंगे। सरफेस से आपने ओर निकाल लिया। अब उस फ्रोथ को आप क्या करोगे, ड्राई, झाग ही है, थोड़ी देर में बुलबुले नीचे बैठ जाएंगे, ड्राई हो जाएगी, तो आपके पास क्या बना, ओर। साफ ओर मिल गया आपके पास। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर की क्या होगी, 5, और सारी की सारी इंप्योरिटीज़ कहाँ रहेगी, टैंक के अंदर। सो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये यूज़ होगा फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सिर्फ मेनली सल्फाइड ओर, क्योंकि सल्फाइड ओर की प्रॉपर्टी है कि वो उनके ऊपर आसानी से तेल लग सकता है, पाइन ऑयल या जेंथेट, इसीलिए उनके सरफेस पे वाटर नहीं लगता है। वाटर ना लगने की वजह से ये हल्के हैं, इम्प्योरिटी पे वाटर लगने की वजह से वो हैवी है। जब आप सारा कुछ एक टैंक के अंदर मिक्स कर देंगे और उसके बीच में रोड को घुमाएंगे, तो उसके अंदर बनेगी फ्रोथ,
उस दो चीज़ें आपको डालनी है, कलेक्टर और फ्लो स्टेबलाइज़र। कलेक्टर का काम सिर्फ इतना सा है कि सरफेस के ऊपर, ओर के सरफेस के ऊपर पानी ना लगे, और फ्लो स्टेबलाइज़र का काम सिर्फ इतना सा है कि उसके अंदर फ्रोथ थोड़ी देर तक बनी रहे। तो ओर हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ राइज करेगा, ऊपर से आप ओर को सेपरेट कर लेंगे फ्रोथ के साथ, फ्रोथ ड्राई हो जाएगी और आपको मिलेगा साफ ओर। अब अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ 2 सल्फाइड ओर आ जाए और आप यूज़ कर रहे हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, अब आपको चाहिए कि एक ही सल्फाइड ओर आपको मिले। मान लीजिए आपके पास जिंक सल्फाइड है और लेड सल्फाइड है, आप चाहते हैं कि किसी एक को ऊपर लेके जाना है, तो किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे रोकना पड़ेगा। नीचे रोकने का मतलब है आपको उसके अंदर एक केमिकल डालना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट एक ऐसा केमिकल है विच विल सिलेक्टिवली रिएक्ट विद वन ऑफ द सल्फाइड ओर, किसी एक के साथ रिएक्ट करेगा और उसको वो ऊपर फ्रोथ के अंदर जाने से रोकेगा। दो का मिक्सचर, तो आपने क्या किया, एक केमिकल डाला, केमिकल क्या करेगा, एक के साथ रिएक्शन करके उसको फ्रोथ के अंदर जाने से रोक देगा। अगर फ्रोथ के अंदर जाने से रोक देगा तो इसका मतलब आपके दोनों क्या हो गए, वो आसानी से सेपरेट हो गए। अब इस एग्जाम्पल को आप ऐसे देख सकते हैं जो मैंने अभी बोला कि आपके पास है मिक्सचर ऑफ जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड। आप चाहते हैं कि इनमें से लेड सल्फाइड आपको मिले, तो आप इसमें एक केमिकल डाल लीजिए, सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड एक्ट एज डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का मतलब एक को रोकना है उसने, रोकने का मतलब सोडियम साइनाइड क्या करेगा, जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, इसका बनेगा Na2। अब ये आपके पास बन गया कॉम्प्लेक्स, मतलब जो जिंक सल्फाइड था, सल्फाइड और आसानी से ऊपर जाता, पर डिप्रेसेंट की वजह से ये क्या हो गया, नीचे ही रुक गया। इसने क्या बना लिया, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, और लेड सल्फाइड चला गया ऊपर। सो अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ 2 सल्फाइड ओर्स हैं और उनको आप सेपरेट करना चाहते हैं तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिप्रेसेंट। ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगा लीचिंग प्लस जो चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट रह गया है। तब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।